प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। इतिहास की कुछ ऐसी सुपर पॉपुलर कंपनीज जिनका आज वजूद भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की उस कंपनी की जिसकी गांव से कच्ची सड़कों से लेकर शहर की सड़क तक एक तरह का राज हुआ करता था। हर कोई इस कंपनी की साइकिल्स का ऐसा दीवाना था कि इसकी एक सवारी मिल जाए तो ऐसा लगता था कि लाइफ बन गई। गाइस मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझे तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के साइकिल किंग एटलस की। गाइस ये वो टाइम था जब देश की आजादी के ठीक बाद कच्चे रास्ते हुआ करते थे और लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। जो बैलगाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते। और तब आम लोगों की इसी परेशानी को जानकी दास कपूर ने समझा। जानकी दास कपूर ने कम बजट में साइकिल बनाने का सपना देखा ताकि गरीब से गरीब आदमी भी उनकी उस साइकिल को खरीद सके। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ईयर 1951 में एटलस साइकिल कंपनी की शुरुआत की। पहले साल में कंपनी ने 12,000 साइकिल्स का प्रोडक्शन किया और उसके बाद से कंपनी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 में कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा और उसके बाद म्यांमार, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई देशों में अपने साइकिल्स को एक्सपोर्ट किया। 1965 तक एटलस इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई थी और ये कंपनी 1982 में न्यू दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में साइकिल्स की ऑफिशियल सप्लायर भी थी। गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अचानक बंद हो गई। तो गाइस इस कंपनी के बंद होने का सबसे बड़ा कारण जानकी दास कपूर के बेटों में हुए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को माना जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि जनवरी 1967 में जानकी दास कपूर का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके तीनों बेटों ने मिलकर साइकिल की इस कंपनी को आगे बढ़ाया। लेकिन 2000 के दशक में प्रॉपर्टी को लेकर तीनों भाइयों और उनके बेटों में विवाद होना शुरू हुआ। इसके बाद अब एटलस साइकिल कंपनी 3 डिविजन्स में बढ़ गई और इसी विवाद से कंपनी की बर्बादी शुरू हो गई। टाइम के गुजरने के साथ ही नए नए साइकिल के ब्रांड्स मार्केट में आए। टाइम के साथ आम आदमी की पहली पसंद साइकिल नहीं मोटरसाइकिल बन गई। इन सब से एटलस कंपनी को घाटा होते चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में कंपनी पर 125 करोड़ की देनदारी थी, जिसके बाद देखते ही देखते कंपनी की फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होती चली गई। और फिर आया साल 2020 जब 3 जून को इंटरनेशनल साइकिल डे पर ही एटलस कंपनी ने गाजियाबाद में अपनी आखिरी फैक्ट्री को भी बंद कर दिया और इस तरह इस बड़ी साइकिल कंपनी भी डूब गई। किंगफिशर एक ऐसी कंपनी थी जो कि जमीन पर शराब और आसमान में हवाई जहाज को उड़ाया करती थी। मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी की जिसकी दारू नहीं तो सोडा आपने कभी न कभी देखा ही होगा। ये कंपनी है किंगफिशर। लेकिन किंगफिशर ये कंपनी कंगाल कैसे हुई? गाइस विजय माल्या को शराब का ये कारोबार अपने पिता विट्ठल माल्या से मिला, लेकिन माल्या खुद को एक शराब कारोबारी नहीं कहलाना चाहता था और ये बात साल 2005 की है जब विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को एक बड़ा ब्रांड बनाने का सपना देखा और इसी सपने को पूरा करने के लिए 2007 में पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन को $30 करोड़ यानी कि करीब 1200 करोड़ रुपए देकर टेक ओवर कर लिया। एयर डेक्कन को टेक ओवर करने के बाद शुरुआती टाइम में माल्या को खूब फायदा हुआ और इसी के साथ 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन गई। लेकिन फिर बढ़ती फ्यूल कॉस्ट ने ऑपरेशंस की लागत बढ़ा दी और इस तरह कंपनी को बड़ा घाटा होने लगा। माल्या के लिए एयर डेक्कन खरीदने का सौदा सबसे बड़ी गलती बना और 5 सालों के अंदर ही किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के साथ साथ माल्या को कंगाल करके चली गई। अंत में ऊपर से नीचे तक डूबे माल्या को आखिर में देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि कंपनी तो देश में ही रही, जिसे बेचकर लेंडर्स का कर्जा चुकाया गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस। गाइस धीरू भाई अंबानी का सपना था कि मोबाइल की कॉल दरें पोस्ट कार्ड से भी सस्ती होनी चाहिए और धीरू भाई के इस सपने को साकार करने के लिए 2003 में शुरू की गई थी रिलायंस इंफोकॉम। अब कंपनी अंबानी ग्रुप की थी। जैसे एयरटेल के पाव उखड़ना तो लाजमी ही था, लेकिन तब अंबानी बंधु यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में कारोबार को लेकर विवाद होने लगे और इसका रिजल्ट ये रहा कि 2006 में दोनों ने कारोबार अलग अलग कर लिया। बंटवारे के बाद रिलायंस इंफोकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में आया और इन्होंने कमान थामने के साथ ही इसका नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशंस नाम रख दिया। हालांकि मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद अनिल अंबानी कुछ अलग नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिसके कारण कंपनी पर करीब 45,000
करोड़ का कर्जा चढ़ गया। रही सही कसर बड़े भाई की कंपनी रिलायंस जियो ने पूरी कर दी, जिसके आते ही इंडियन टेलीकॉम मार्केट पर पूरी तरह से एक तरफा कब्जा हो गया। लेकिन अनिल अंबानी ने हार नहीं मानी और इन सब के बावजूद कंपनी को घाटे से उबारने के लिए उन्होंने MTS और एयरसेल जैसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन देश की चौथे नंबर की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन जाती। लेकिन अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विलय को नामंजूर कर दिया और इसके साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन के किस्मत का आखिरी पन्ना भी फट गया और अगले ही महीने कंपनी को बंद करने की घोषणा कर दी गई। 2006 में जिस रिलायंस कम्युनिकेशन की मार्केट वैल्यू करीब 65,000 करोड़ थी, वही कंपनी 2017 में बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गई, जिसके बाद अनिल अंबानी के बड़े भाई यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन को अपनी कंपनी जियो में वर्चुअली मर्ज कर दिया, स्नैपडील। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो आपका जवाब अमेजोन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट होगा। लेकिन क्या आपको स्नैपडील याद है, जो एक जमाने में इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हुआ करती थी। लेकिन ये सब अब गुजरे जमाने की बात है, क्योंकि कभी आसमान की ऊंचाई छूने वाले इस कंपनी के सितारे अब गर्दिश में है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के आने के बाद ये धीरे धीरे स्नैपडील का मार्केट शेयर खाने लगे थे। कंपनी को बहुत भारी नुकसान होना शुरू हुआ था। कंपनी के नुकसान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस कंपनी का मार्केट शेयर कभी 41,000 करोड़ रुपए का था, वह अप्रैल 2017 तक आते आते महज 6,500 करोड़ का ही रह गया। इसके बीच स्नैपडील के शेयर्स बेचने की भी कोशिश की गई, साथ ही स्नैपडील 2.0 को भी मार्केट में लाया गया, लेकिन इसका भी कोई असर लोगों पर नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट स्नैपडील लगातार घाटे में जाती रही, ऐसा घाटा जिससे कंपनी अब तक उबर नहीं पाई है। कुल मिलाकर पैसों की किल्लत से जूझ रही स्नैपडील में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और वही दूसरी तरफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट बाजार पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। माइक्रोमैक्स गाइस, माइक्रोमैक्स वो इंडियन कंपनी थी जिसने साल 2008 में टेलीकॉम वर्ल्ड में कदम रखा और सिर्फ 6 सालों के अंदर हम इंडियंस के दिलों में इस कंपनी ने ऐसी जगह बनाई कि देखते ही देखते इंडिया में सैमसंग जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया माइक्रोमैक्स ने। लेकिन गाइस, जिस माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर कभी इंडिया के टेलीकॉम वर्ल्ड में कभी 32% तक पहुंच गया था, आज अगर आप उसी कंपनी के फोन्स मार्केट में लेने जाएंगे तो शायद ही वो आपको देखने को मिले। तो गाइस, माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण मार्केट में जियो का आना था और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था इसका बिजनेस मॉडल। पहले माइक्रोमैक्स अपने फोन्स को चाइना में ही बनवाता था। इससे कंपनी को काफी फायदा हो रहा था, क्योंकि चाइना में ये फोन न सिर्फ कम रेट में बन रहे थे, बल्कि कंपनी के रिसर्च के पैसे भी बच रहे थे। अब फोन सस्ते थे, इसलिए देश का गरीब से गरीब इंसान भी इनके फोन को खरीदने लगा। देखते ही देखते ये ब्रांड लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गया। माइक्रोमैक्स के मार्केट मॉडल में कुछ भी नया नहीं था सिवाय सस्ता होने के। ऐसे में लॉयल कस्टमर्स का ना होना माइक्रोमैक्स की बर्बादी का कारण बना। उधर जियो के आने के पहले माइक्रोमैक्स का सालाना रेवेन्यू 10,000 करोड़ का था, जो अगले साल करीब 5,000 करोड़ का रह गया और इसके बाद ऐसे धड़ाम से गिरा कि माइक्रोमैक्स कभी उठ ही नहीं पाया। हालांकि इस ब्रांड ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को वापस नहीं खींच पाया।